सो व्हाट्स अप गाइस, तो आज के वीडियो में हम लूपिंग कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये लूपिंग होता क्या है। लूपिंग का मतलब ये है कि कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार कंपाइलर एक्सिक्यूट करे। तो अब ये कंपाइलर कैसे समझेगा कि कोई स्टेटमेंट को बार बार एक्सिक्यूट करना है? तो उसके लिए हमको कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो अब कंडीशंस हम कैसे लगाएंगे? कंडीशन लगाने के लिए हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल को बोलेंगे काउंटर वेरिएबल, जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा कि लूप कितनी बार कंपाइलर को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो अब इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं लूपिंग का कंसेप्ट अप्लाई करने में। सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल, मतलब काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। जैसे कि हमने इंट a = 2 कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। ठीक, अब देखो इसके बाद हमारा रहता है कंडीशंस काउंटर वेरिएबल पे अप्लाई करना। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम व्हाइल लूप यूज करके बताते हैं। अब यहाँ पे लिख दिया है हमने व्हाइल a << 5 और यहाँ पे हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख दिए जो कि रिपीट होंगे। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ए पे कंडीशन लगाई है। ठीक है, तो पहला तो हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन, और अगर हम कंडीशन ही नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि कब तक लूप चलना है। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है अल्टरेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। जैसे कि हमने a = इनिशियलाइज कर दिया, a = 2 इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, और फिर हम ये लिख रहे हैं कि a << 5 तब तक कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हों। अगर हम a की वैल्यू ना ही इंक्रीमेंट करें और ना ही a की वैल्यू डिक्रीज करें, तो ये जो इसमें जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, वो तो बार बार एग्जीक्यूट होंगे ना, क्योंकि a की वैल्यू तो हमेशा 5 से लेस देन होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी होगी। ठीक है, तो हमारा ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन, सेकंड हो गया हमारा कंडीशन और लास्ट हो गया हमारा अल्टरेशन। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ लूप क्या है? देखो हमारे पास 3 लूप हैं। पहला हो गया हमारा फॉर लूप, दूसरा हो गया हमारा व्हाइल लूप और तीसरा डू व्हाइल लूप। अब ये फॉर लूप किस लिए? अब यहाँ पे 3 लूप अलग अलग क्यों हैं? देखो फॉर लूप होता है जब हमको कितनी बार लूप चलना है वो पता है, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। और व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमको नंबर ऑफ लूप्स नहीं पता है, तब भी हम यूज कर लेते हैं, इवन व्हेन द नंबर ऑफ लूप्स आर नॉट नोन। ठीक है, और डू व्हाइल लूप। अब व्हाइल और डू व्हाइल में अंतर क्या है? जैसे देखो व्हाइल हमारा जो है, व्हाइल में क्या होता है, सबसे पहले हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारी कंडीशन होती है और उसके बाद हमारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जब तक वो कंडीशन हमारी सही नहीं होगी, तब तक वो सेट ऑफ स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो वो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी वो हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। लेकिन डू व्हाइल इस तरह नहीं एग्जीक्यूट होता है। उसका क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस है? तो डू व्हाइल का होता है पहले डू फिर व्हाइल। इसका मतलब क्या? और यहाँ पे हमारी कंडीशन रहती थी। देखो उसका ये मतलब है कि सबसे पहली बार जब लूप होगा ना, तो वो बिना कोई कंडीशन चेक किए हुए एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब जब सेकेंड टाइम, देखो पहले तो यहाँ पे कंपाइलर गया, अब कंपाइलर को कहा गया है कि यहाँ पे डू मतलब सबसे पहले तो ये परफॉर्म करो जितने भी स्टेटमेंट लिखे गए हैं डू के अंदर। ठीक, अब उसके बाद हमारी कंडीशन चेक हुई। इसका मतलब पहली बार तो लूप हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना कंडीशन चेक किए हुए, लेकिन अब जब सेकेंड और थर्ड और जितने भी आगे टाइम्स आएंगे, वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब तक हमारा व्हाइल लूप, जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे लूप और भी अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला तो आ गया हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप हम किस प्लेस में यूज करते हैं? जहां पे हमको नंबर ऑफ लूप्स पता हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सी में ऐसा होता है। क्यों?
क्योंकि हम फॉर लूप उस प्लेस में भी यूज कर सकते हैं जहां पे हमको नंबर ऑफ लूप्स नहीं पता है। कैसे? कंफ्यूजन हो रही है? सबसे पहले तो हम फॉर लूप का प्रोटोटाइप समझ लेते हैं। तो लूपिंग का कंसेप्ट अप्लाई करना है तो ये 3 चीजें हमेशा अप्लाई करनी होंगी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अल्टरेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जवाब देना कि ऐसा सी में क्यों नहीं होता है कि फॉर लूप हम किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। जहां पे हमको नंबर ऑफ लूप्स नहीं पता है वहां पे भी यूज कर सकते हैं, जहां पे नंबर ऑफ लूप्स पता है वहां पे तो ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो जैसे कि यूजर ने एंटर किया 7 5 6 8 9। अब देखो कंपाइलर को नहीं पता है कि यूजर कितने डिजिट का नंबर एंटर करने वाला है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लूप्स हमको नहीं पता है, कंपाइलर को नहीं पता है, तो वो फॉर लूप से हम करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? चलो फिर करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज करना चाहिए कि हम ये क्वेश्चन कंपाइलर को कैसे समझाएं, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन हमको समझ में आ जाते हैं लेकिन हमारा दिमाग वहां पे लगता है जब हम कंपाइलर को समझाने बैठते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं हमारा n की वैल्यू हो गई 7 5 6 8 9 जो कि यूजर ने एंटर की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तो तुरंत पता लगा लिया कि नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 5। अब हम कंपाइलर को कैसे समझाएं? तो देखो अगर हम n को डिवाइड कर देते हैं 10 से तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 7 5 6 8 और यही वैल्यू हम n में स्टोर करा लेते हैं। अब n की वैल्यू हमारी क्या हो गई 7 5 6 8। अब देखो इसको फिर से 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 756। ठीक है, अब फिर से 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 75। अब 75 को फिर से 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा 7 और 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0। अब कितनी बार हमने n को डिवाइड किया है 10 से? 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है जितनी बार हम n को डिवाइड कर पा रहे हैं ना वही हो गया हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स, और हमको रुकना वहां पे है जब n की वैल्यू 0 आ जाए। अब हम करते हैं कोड। सबसे पहले तो आ गया हमारा लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी को डिक्लेयर कर देते हैं #include stdio.h। अब इसके बाद हमारा आता है मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन। अब इसके बाद हमारा आता है वेरिएबल। वेरिएबल हमारे पास कितने थे? 2 थे। पहला तो हो गया हमारा n जिसमें हमारा नंबर स्टोर है, दूसरा हो गया हमारा c जिसमें हमारे नंबर ऑफ लूप्स स्टोर है। अब इसके बाद हमको क्या करना है? यूजर से वैल्यू आस्क करनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एंटर n। अब यूजर ने एंटर कर दी, अब हमको क्या करना है? स्कैनफ करना है, और स्कैनफ करके हमको कहाँ पे स्टोर करना है? n पे। ठीक है, तो हमने लिख दिया एड्रेस ऑफ n। अब इसके बाद आपको क्या करना है? फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप में हमारा सबसे पहला तो आता है इनिशियलाइजेशन। किसका? काउंटर वेरिएबल का। तो काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हमको क्या करना है? कंडीशन अप्लाई करनी है। किस पे? काउंटर वेरिएबल पे। लेकिन काउंटर वेरिएबल पे हम यहां नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमको नंबर ऑफ लूप्स नहीं पता है। तो हम किस पे अप्लाई करें? हम करेंगे अप्लाई n पे। अब हमारा कब तक लूप चल रहा था? जब तक n की वैल्यू हमारी 0 नहीं थी। जैसे ही 0 आई n की वैल्यू हमने लूप टर्मिनेट कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? n नॉट इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड है तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। और अब हमारा आ गया i++। अब हम क्या कर रहे हैं? i की वैल्यू एल्टर कर रहे हैं। ठीक है, एल्टरेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। ठीक है, अब हमको क्या करना है? c की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। क्यों इंक्रीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि हमको नंबर ऑफ लूप्स पता लगाने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? n की वैल्यू हम क्या देखेंगे? n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। मतलब n को हम 10 से डिवाइड कर देंगे और n में स्टोर कर देंगे हम क्या? जो डिवाइड करके रिजल्ट आया है। ठीक है, अब हमारा रिजल्ट किसमें कैलकुलेट हो रहा था? c में। तो हम c की वैल्यू क्या कर देते हैं? प्रिंट। ठीक है, तो प्रिंट कर दिया। चलो फिर अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो हम वैल्यू एंटर कर देते हैं 5 6 7 8 9। हमारा आ गया 5 जो कि बिल्कुल सही है। अब हमारा आ गया व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमको नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट कराने हैं और हमको नंबर ऑफ लूप्स नहीं पता है कि कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होने वाला है, तब हम इस्तेमाल करते हैं व्हाइल लूप का।
तो व्हाइल लूप करता क्या है? व्हाइल लूप में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कंडीशन। और ये कंडीशन अगर हमारी सही है तभी हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, वरना फिर लूप नहीं एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन वो चेक करेगा ही कंपाइलर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है प्रोटोटाइप। ठीक है, तो प्रोटोटाइप को समझते हैं। सबसे पहले तो हमने इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल कर दिया। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे कंडीशन, और वो कंडीशन किस पे अप्लाई करेंगे? काउंटर वेरिएबल पे। ठीक है, काउंटर वेरिएबल पे। अब हमको कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लूप में एक्सिक्यूट कराने रहते हैं, तो वो हम स्टेटमेंट लिख देंगे और हम लास्ट में क्या लिख देंगे? अल्टरेशन। अब अल्टरेशन किस पे? मतलब काउंटर वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे। अगर हम काउंटर वेरिएबल की वैल्यू नहीं चेंज करेंगे ना, तो हमारा इनफिनाइट लूप में चला जाएगा। अब इसके बाद हम प्रोग्राम से समझते हैं। तो हमारा प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। मतलब पैलिंड्रोम क्या होता है? मतलब जैसे कि हमारा हो गया 1 2 3 2 1। अब इस अगर हम नंबर को रिवर्स करते हैं ना, तो हमारा सेम है। इसका मतलब ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। प्रोग्राम हमको तो समझ में आ गया, लेकिन अब यही चीज कंपाइलर को कैसे समझाएं? तो हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, पहले प्रोग्राम में हमने क्या किया था? n की वैल्यू मान लेते हैं 7 6 8 5 9। ठीक है, हम पहले प्रोग्राम में क्या कर रहे थे? n की वैल्यू हम असाइन कर दे रहे थे n से ही डिवाइड करके। ठीक है, यही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अब देखो, ये तो हम डिवाइड करेंगे ही करेंगे लास्ट में। ठीक है, क्योंकि अल्टरेशन हमेशा लास्ट में करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो वैल्यू आ रही है डिवाइड करके, रिमाइंडर, वो हम किसी दूसरे वेरिएबल में करा लेते हैं स्टोर। हम क्या करेंगे? f इक्वल्स टू f इंटू 10 प्लस n रिमाइंडर 10। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं हम? जो 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है ना, वो हम किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो आएगा कैसे? जैसे कि हमने 7 6 8 5 9 को 10 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 9। और हमने f की वैल्यू 0 से साइन कर दी, तो 0 इंटू 10 0, और रिमाइंडर हमारा क्या आया था? 9। तो f की वैल्यू अब हमारी क्या आ गई? 9। ठीक, अब जब हमारा दूसरी बार एक्सिक्यूट होगा तो n की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 7 6 8 5। अब डिवाइड करके रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 5। अब हमारा क्या होगा? f की वैल्यू क्या है? हमारी 9 है, मतलब 9 इंटू 10 और प्लस 5, रिजल्ट क्या है? 95। तो हमारी f की वैल्यू क्या हो गई? 95। अब n की वैल्यू हमारी क्या है? 768, क्योंकि हम डिवाइड कर चुके हैं। अब हम जब 10 से डिवाइड करेंगे n को, तो हमारा क्या आएगा? तो हमारा आएगा 8 रिमाइंडर। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? 95 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा? 950। अब हम जो हमारा रिमाइंडर आया ना, उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा? 958। अब देखो हो क्या रहा है? ये रिवर्स होता जा रहा है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमारा नंबर जो है वो रिवर्स होके f में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर अब हम करते हैं कोड। जो पहले हमने कोड किया है ना, उसी में कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे अब हमारा यहाँ पे लूप हमारा कब एंड हो रहा है? जब n की वैल्यू हमारी 0 हो जा रही है। तो हम क्या कर देंगे? अब यहाँ पे हम लिख देते हैं while, और जब n की वैल्यू हमारी 0 हो रही है तब हमारा लूप ये क्या करना चाहिए? टर्मिनेट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा c हो गया। ठीक है, अब c में हमको क्या करना है? c में हमको स्टोर कराना है n को, हमको किससे डिवाइड करना है? 10 से। ठीक है, और c को किससे मल्टीप्लाई करना था? वहां पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? f को 10 से। तो यहाँ पे हम c को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना है? n को 10 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर स्टोर करा लेना है c में। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। देखो, पहले वाले प्रोग्राम में बिल्कुल माइन्यूट चेंजेस करने से हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा रिवर्स स्टोर हो चुका है। अब हमको क्या करना है? देखो n की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 0। तो हमको कंपेयर कराना है कि रिवर्स नंबर करके जो पहला नंबर यूजर ने एंटर किया वो उसके इक्वल है या नहीं है।
तो कैसे हम पता लगाएंगे? तो इसका मतलब हम n की वैल्यू किसी और वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। अब हमको क्या करना है, हमारे पास c में रिवर्स स्टोर है और a में नंबर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इफ a इक्वल्स टू c, अगर a इक्वल्स टू c इसका मतलब रिवर्स नंबर के बराबर है, तो हम क्या प्रिंट कर दे, पैलिंड्रोम। ठीक है। एल्स में हम क्या प्रिंट करेंगे, अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो लिख देंगे नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो हमने नंबर एंटर किया 4, 5, 6 और 5, 4, हमारा आ गया पैलिंड्रोम, जो कि बिल्कुल सही है। अब हमारा आ गया डू व्हाइल लूप, तो समझ लेते हैं इसको। तो देखो, ये स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमको कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार एक्सिक्यूट कराने हैं और हमको नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो नहीं पता है। ठीक है। अब डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में अंतर क्या है? देखो, व्हाइल लूप तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारी कंडीशन चेक होती है और वो रिजल्ट क्या आता है, हमारा ट्रू। लेकिन ऐसा डू व्हाइल लूप के साथ नहीं होता है। वो पहली बार हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा ना, वो बिना कोई कंडीशन चेक किए हुए, मतलब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंपाइलर को उससे मतलब नहीं है, वो पहली बार तो रन होगा ही होगा। ठीक है। और फिर बाकी के बचे हुए जो लूप हैं, मतलब पहली बार हो गया, अब जितनी बार लूप हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है वो तभी हमारा एक्सिक्यूट होगा। ठीक है। पहले कंडीशन चेक होगी, फिर ट्रू आया तो एक्सिक्यूट होगा, लेकिन ये चीज पहली बार नहीं होगा। ठीक है। अब यही चीज हम कोड से भी समझ सकते हैं। पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल, फिर डू स्टेटमेंट्स अल्टरेशन। ठीक है, मतलब काउंटर वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, फिर उसके बाद व्हाइल लगा दिया, फिर कंडीशन लगा दी। ठीक है। देखो, अब देखो, ध्यान से देखो, पहले हमारा कंपाइलर को क्या समझा रहा है, डू, फिर स्टेटमेंट्स उसने परफॉर्म कर दिए। ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाए, अगर कुछ कंडीशंस नहीं लगाए हैं तो वो चेक क्यों करेगा? ठीक है। अब लेकिन लास्ट में देखो, व्हाइल पे हमने कंडीशन लगा दी और ये कंडीशन अगर हमारी चेक हुई, रिजल्ट हमारा ट्रू आया, तभी वो डू के पास जाएगा। लेकिन पहली बार यहाँ पे कंडीशन नहीं लगी थी, इसीलिए वो एक्सिक्यूट हो रहा था। ठीक है। तो चलो फिर अब हम इसको प्रोग्राम से समझ लेते हैं, डू व्हाइल लूप। तो हम प्रोग्राम करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई द नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। तो चलो फिर करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हम कंपाइलर को कैसे समझाएंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहले हमने प्रोग्राम किया था, जिसमें n की वैल्यू मान लेते हैं हम 5, 6, 8, 5। हम सबसे पहले प्रोग्राम में क्या किए थे, n को डिवाइड कर रहे थे और n में ही असाइन कर दे रहे थे। यही तो किया था कि नहीं किया था? अब देखो, हमको करना क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, अगर हम सारे डिजिट, जितने भी डिजिट हैं उनका क्यूब करते हैं और सम कर देते हैं, और हमारा रिजल्ट अगर 5, 6, 8, 5 आता है, इसका मतलब आर्मस्ट्रांग है, वरना फिर आर्मस्ट्रांग नहीं है। ठीक है। तो देखो, हमको करना क्या है, अब हमको पहले वाले जो प्रोग्राम बनाया था ना, उसमें कुछ ही चेंजेस करने रहेंगे। जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है ना, उसका क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है। तो चलो फिर करते हैं प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखो, लाइब्रेरी हमारी एक और नीड रहेगी। ठीक है। वो कौन सी, math.h। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने पहले प्रोग्राम किया था ना, उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे। ठीक है। बाकी सब तो जो पहले समझाया था वो तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपली हमको सम करना है। तो यहाँ लिख देंगे c इज इक्वल टू c प्लस। अब देखो, रिमाइंडर जो आ रहा है उसको हमको क्या करना है, उसका क्यूब करना है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको पाव फंक्शन में पास कर देते हैं और क्या लगा देंगे, 3। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो, अगर हमारा जो c की वैल्यू आई है ना, वो अगर हमारी जो नंबर एंटर किया यूजर ने उसके बराबर आई ना,
तो वो हो गया हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर। अब देखो यहाँ पे भी जो हमारी n की वैल्यू है वो लास्ट में 0 हो जाती है, इसीलिए हमने दूसरे वेरिएबल में असाइन किया है, और दूसरा वेरिएबल क्या है a, इसीलिए हमने a डबल इक्वल टू c लिखा है। अगर हमारा a इक्वल टू c है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, आर्मस्ट्रांग नंबर। और अगर हमारा a इक्वल टू c नहीं है, इसका मतलब वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। अब इस प्रोग्राम में हमको एक और मैन्यूट चेंज करना है, और वो क्या करना है, जो हमारा वाइल लूप है ना, अब इसको हम डू वाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वाइल लूप लिखा है ना यहाँ पे, अब हम इसको हटा देते हैं और लिख देंगे हम डू, ठीक है। और हमारी कंडीशन क्या थी, वाइल थी और n नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारा ये कन्वर्ट हो गया डू वाइल लूप में। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम नंबर एंटर कर देते हैं 153, जो कि हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है, और प्रिंट भी हो गया आर्मस्ट्रांग नंबर। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है।